हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। मैं अभी तक बता चुकी हूँ पार्ट 1 में मुगल का डिक्लाइन हो चुका है और अब कैसे कैसे पॉलिटिकल किंगडम्स उभर के आएंगे, किस प्रकार के आएंगे, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, अब न्यू स्टेट्स का इमर्जेंस हो रहा है। देखिए, डिक्लाइन हो रहा था मुगल एम्परर की अथॉरिटी में एंड जो गवर्नर्स थे बड़ी बड़ी प्रोविंसेस के, जिनको हम सूबेदार कहते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे, वो अलग अलग हिस्सों में सब कॉन्टिनेंट के अपनी अपनी अथॉरिटी को बढ़ाते जा रहे थे। 18th सेंचुरी के दौरान मुगल एम्पायर काफी हिस्सों में डिवाइड होता जा रहा था। ये इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स में डिवाइड हो रहा था। अगर हम बोलें तो 18th सेंचुरी में तीन अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स बन चुके थे। पहला, स्टेट्स दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। ठीक है, कुछ पहला जो ग्रुप था उसमें वो स्टेट आती थी जो पहले मुगल एम्पायर का हिस्सा रही थी, बड़ी बड़ी प्रोविंसेस अवध, बंगाल और हैदराबाद, नाम याद रखना। ये जो स्टेट्स थी अवध, बंगाल, हैदराबाद, काफी ज्यादा पावरफुल थी, इंडिपेंडेंट थी, है ना। बट इन्होंने जो इनकी फॉर्मल टाइज थी मुगल एम्परर के साथ वो नहीं तोड़ी थी, क्योंकि बाप दादाओं के जमाने से इनका रिश्ता चलता आ रहा था मुगल कोर्ट के साथ। तो इन्होंने मुगल एम्परर से रिश्ता नहीं तोड़ा था, टाइम टू टाइम उनको गिफ्ट्स भेजते रहते थे, रेवेन्यू दे देते थे थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, अब इनके ऊपर अथॉरिटी नहीं चलती थी मुगल एम्परर की। ठीक है, सेकेंड स्टेट थी स्टेट दैट हैड enjoyed considerable independence under the Mughals as Watan Jagis. These include several Rajput principalities. तो सेकेंड स्टेट वो थी जैसे कि राजपूत। अब मान लीजिए किसी राजपूत की लड़ाई हो गई थी मुगल से, तो मुगल्स ने उस लड़ाई में राजपूत को हारने के बाद बोल दिया कि आप अपनी स्टेट में अपना राज चला सकते हो, मतलब अपने इलाके में अपना शासन तो चला सकते हो, लेकिन आप मुगल एम्परर के अंडर ही आओगे। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों को वतन जागीर कहा गया। ये हो गए हमारे सेकंड प्रकार के स्टेट्स, जिसमें राजपूत किंगडम्स आते हैं बहुत सारे। तीसरा है, लास्ट ग्रुप में आते हैं द कंट्रोल ऑफ मराठास, सिख एंड अदर लाइक द जाट्स। ये कुछ जो मराठा, सिख और जाटों से जुड़ी हुई स्टेट्स है, वो तीसरे ग्रुप का हिस्सा बनती हैं। These were of different size and had seized their independence from the Mughal after a long drawn armed struggle. ये जो तीन मैं स्पेशली आपको बता रही हूँ, मराठा, सिख और जाट्स, इन लोगों ने काफी लंबी लड़ाइयां लड़ी मुगल से और आखिरकार अपनी इंडिपेंडेंस को घोषित कर ही दिया। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस के बारे में। सारी स्टेट्स के बीच में जो हमने पढ़ी, मुगल प्रोविंस 18th सेंचुरी की जो थी, उनमें से तीन ओल्ड मुगल प्रोविंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन सी हैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये हैं अवध, बंगाल और हैदराबाद। All three states were founded by member of high Mughal nobility. याद रखिएगा, ये तीनों ही स्टेट्स को फाउंडर किया गया था मुगल नोबिलिटी के द्वारा, जो कि गवर्नर रहे थे इन बड़े बड़ी प्रोविंसेस के। गवर्नर के लिए दूसरा नाम जो मुगल्स के यहाँ पर आता है वो क्या होता है? सूबेदार। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, सूबेदार। ठीक है, ये डी है। तो देखिए, सादत खान ये थे अवध के, मुर्शिद कुली खान ये है बंगाल के, और असफ झा हैदराबाद के। इन तीनों ने ही हाई मनसबदारी पोस्ट को ऑक्यूपाई कर रखा था एंड इनके ऊपर जो एम्परर था, मुगल एम्परर था, उसका पूरा विश्वास था, कॉन्फिडेंस था इन तीनों के ऊपर। नाम जरूर याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अवध के फाउंडर सादत खान है, बंगाल के फाउंडर मुर्शिद कुली खान है एंड हैदराबाद के जो फाउंडर है वो असफ झा है। अब देखिए, दोनों ही जो असफ झा और मुर्शिद कुली खान थे, इनके पास जत रैंक थी 7000 ईच, वह सादत खान के पास जत रैंक थी 6000। ये जो रैंकिंग है, स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हमने मुगल्स के ऊपर पढ़े उनमें मैंने आपको मनसबदारी और जात सिस्टम के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में। निजाम उल मुल्क असफ झा, ये पूरा नाम है।
जो कि फाउंडर थे हैदराबाद स्टेट के 724 से 1748। ये बहुत ही पावरफुल मेंबर रहे थे मुगल एम्परर के दरबार में। और मुगल एम्परर उस टाइम फारूक सैयद था। ये बहुत ही पागल इंसान था, इसने बहुत ही बेकार बेकार से डिसीजन लिए फारूक सैयद ने। आगे देखिए, He was entrusted first with the governorship of हैदराबाद। सबसे पहले जो ये निजाम उल मुल्क हैं, इनको गवर्नर बनाया गया था अवध का। उसके बाद इनको दक्कन का भी चार्ज दे दिया गया था एज मुगल गवर्नर। जब ये मुगल गवर्नर रहते ना डेक्कन प्रोविंस के 1720 से 22 तक, आसफ जहां ने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना कंट्रोल जमा लिया था। Taking subsequent advantage of turmoil in the Deccan and competition amongst the court nobility, he gathered power in his hand and became the actual ruler of that region. अब देखो क्या हो रहा था कि डेक्कन में भी बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी। इसका फायदा उठाया एक तो निजाम उल मुल्क ने, और दूसरा फायदा ये कि जो मुगल दिल्ली में कोर्ट लग रहा था वहां पर भी बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही थी, क्योंकि जो राजा था वो इतना काबिल तो था नहीं मुगल जो। तो इन इन सारी चीजों का फायदा उठाते हुए जब इनको दक्कन में भेजा गया, तो यहाँ पर इन्होंने काफी ज्यादा क्या किया, कंपटीशन जो इनको मिल रहा था उसका फायदा उठाया और यहाँ पर सारी पावर अपने हाथ में ले ली और एक्चुअल रूलर बन गए ये रीजन के। देखो, असफ झा बोलूं या निजाम उल मुल्क बोलूं एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना। ये अपने साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे स्किल्ड सोल्जर और जो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, उनको नॉर्थ इंडिया से लेके गया था साउथ में। तो उनको बहुत ज्यादा तजुर्बा था काम करने का। फिर इसने अपने नीचे कुछ मनसबदार को भी रख लिया, उनको जागीर दे दी। ये मनसबदार और जागीर भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब ये वैसे तो देखो, अभी भी असफ जाह ये निजामुल मुल्क किसके अंडर में आ रहा है, मुगल एम्परर के अंडर में आ रहा है, लेकिन ये अपना राज स्वतंत्रता से चला रहा है, इंडिपेंडेंट है। इसको कोई भी डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही दिल्ली से, ठीक है, ना ही दिल्ली से कोई इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ज्यादातर इनके डिसीजन ऐसे होते ही थे जो मतलब मुगल एम्परर कंफर्म कर ही देता था, ठीक है। अब ये जो स्टेट थी हैदराबाद की, जहां निजामुल मुल्क थे, इनकी लड़ाइयां चलती थी भाई मराठास में, वेस्ट तरफ मराठास से इनकी लड़ाइयां होती थी, ठीक है। और तेलुगु वॉरियर जो थे, जिनको नायक बोलते थे, उस एरिया के, इनसे भी लड़ाई चलती थी। मतलब इसकी निजाम उल मुल्क की दो लोगों से लड़ाई चली रही थी, वेस्ट तरफ में मराठा से, और उस प्लेट्यू रीजन में जहां पर निजाम उल मुल्क था वहां पर तेलुगु वॉरियर चीफ नायकास से इनकी लड़ाई चल रही थी। अब जो एम्बिशंस थे निजाम उल मुल्क के, वो बहुत ही भाई खतरनाक थे। ये ऐसे वैसे नहीं थे, निजाम उल मुल्क बहुत ही ठीक शातिर इंसान थे। तो ये निजाम उल मुल्क क्या चाहता था कि जो कोरोमंडल कोस्ट है, पहली बात तो आपको क्या पता है कोस्ट क्या होता है। देखो, ये अपना इंडिया है, इंडिया का नीचे का ये हिस्सा है। तो जो पानी के पास के ये जो एरियाज होते हैं इनको अपन कोस्ट बोलते हैं, ठीक है, तट जिनको बोलते हैं हिंदी में। तो ईस्ट की तरफ ये जो तमिलनाडु का एरिया है इसको ही बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया था, ठीक है, कपड़े बनाने वाला एरिया था। तो इस पे कंट्रोल करना चाहता था ये निजाम उल मुल्क, जो कि काफी पावरफुल होता जा रहा था उस एरिया में, ठीक है। और ब्रिटिशर्स भी टेक्सटाइल में ही काम कर रहे थे, उनकी भी काफी ज्यादा नजर थी यहाँ पे। देखिए, निजाम आर्मी का एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है हमें। तो निजाम की जो सवारी होती थी 400 एलिफेंट्स की, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ हॉर्समैन होते थे, और इनके जो पर्सन्स होते थे उनको कमीशन, मतलब नॉर्मल नॉमिनल जो इनकी पे रहती थी वो 100 रुपीज होती थी, जो काफी अच्छी है उस जमाने के हिसाब से। तो अभी हमने हैदराबाद देखा, अब हम देखेंगे अवध। तो पहले जो मैंने आपको इनके नाम बताए थे वो छोटे छोटे बताए थे स्टार्टिंग में, कि असफ जाह है हैदराबाद के, सादत खान मैंने अवध का बताया था। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि पूरा नाम है निजाम उल मुल्क असफ जाह हैदराबाद के, उसी प्रकार अवध के भी फाउंडर जो हैं उनका नाम है बुरहान उल मुल्क सादत खान। इनको अपॉइंट किया गया था सूबेदार
अवध का 1722 में, और इन्होंने ही ये स्टेट को फाउंड किया था, ठीक है। और अपना ब्रेकअप कर लिया था किससे? मुगल एम्पायर से। अवध काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस रीजन था, क्योंकि यहाँ पर एलुवियल जो सॉइल होती है गंगा प्लेन की वो थी, तो यहाँ पर क्या है, फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा था, बहुत अच्छी यहाँ पर फसल होती थी। यहाँ पर एक मेन ट्रेड रूट भी था नॉर्थ इंडिया का, जो बंगाल से कनेक्ट होता था। बुरहान उल मुल्क जो थे, इनके पास कंबाइंड ऑफिस था, सूबेदारी का, दीवानी का और फौजदारी का, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट्स होती थी, बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते थे उस जमाने के। भाई तुम सूबेदार हो, तुम्हारे पास एडमिनिस्ट्रेशन भी है, तुम्हारे पास रेवेन्यू भी आ रहा है, और तुम्हारे पास मिलिट्री भी है, और क्या चाहिए? पावरफुल तो हो ही जाओगे ना। अदर वर्ड्स में देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री, ये सारे अफेयर्स को प्रोविंस की, अवध की, ये बुरहान उल मुल्क सादत खान जो है देखते थे। अब देखो, ये बुरहान उल मुल्क ने, जो सादत खान थे अवध के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुगल इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए अवध में जो मुगल के द्वारा अपॉइंट करे जागीरदार थे, उनका नंबर कर दिया कम, ठीक है। और जो इन जितने थे उनको जो जागीर मिल रही थी उसको साइज भी कम कर लिया। इसके बदले में उन्होंने अपने जो खुद के लॉयल नौकर थे, उनके सर्वेंट थे, उनको खाली जगहों पे अपॉइंट किया। मतलब मुगल्स द्वारा जो अपॉइंट किए थे उनको हटा दिया और अपने वफादार लोगों को जगह दे दी। जो अकाउंट्स थे जागीरदार के, उनको चेक किया गया ताकि कोई चीटिंग ना हो। रेवेन्यू जो सारी डिस्ट्रिक्ट से आ रही थी वो रीअसेस्ड की जाती थी ऑफिसर्स के द्वारा, जो कि नवाब के कोर्ट से निकाले गए थे। क्योंकि देखो, नवाब बोला जा रहा है, ये जो अवध के हैं, ठीक है, इनको नवाब बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा, मुगल्स के लोगों को नहीं बोला जा रहा अभी। ये नवाब कोड मतलब हो गया बुरहान उल मुल्क। इन्होंने राजपूत जमींदारी को भी कब्जे में ले लिया। एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड थी, जो अफगान्स थे ना रोहिलखंड के, उनकी भी जो अच्छी जमीन थी, फर्टाइल भूमि थी, उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब देखो, इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी अपनी अवध स्टेट में, जिसकी वजह से एक नई हमें न्यू सोशल ग्रुप देखने को मिलेगा, मनी लेंडर्स और बैंकर्स का। इन्होंने क्या किया कि जो स्टेट डिपेंड होती थी लोकल बैंकर्स और महाजन्स पे लोन के लिए, इन्होंने क्या किया कि राइट टू कलेक्ट टैक्स था ना, वो जो हाईएस्ट बिडर होता था उसको बेच दिया। उसके बाद जो रेवेन्यू फार्मर्स होते थे, जिनको हम इजरादार कहते थे, वो मान गए कि भाई हम जो स्टेट है अवध को, उसको हम भाई फिक्स मनी दे दिया करेंगे टाइम टू टाइम। और लोकल बैंकर्स जो थे, वो गारंटी देते थे पेमेंट की, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की थी कि उसको भाई स्टेट को पहुंचाया जाएगा। और इसके बदले में रेवेन्यू फार्मर्स को फ्रीडम दी गई थी कि आप असेसमेंट कर सकते हो, कलेक्शन कर सकते हो टैक्सेस का, बस आपको टाइम टू टाइम स्टेट को देना होगा। ये सारे डेवलपमेंट्स होने की वजह से एक नया सोशल ग्रुप उभर के आएंगे, जैसे कि मनी लैंडर्स हो गए, बैंकर्स हो गए। और ये जो नए ग्रुप्स आए ना, इन्होंने स्टेट के रेवेन्यू सिस्टम को काफी इन्फ्लुएंस किया। पहले, इससे पहले कभी भी इस तरह के सोशल ग्रुप मनी लेंडर्स और ये बैंकर्स वाले नहीं होते थे। अब हमारे जो तीसरे इंपॉर्टेंट स्टेट है वो है बंगाल का। बंगाल ने भी धीरे धीरे अपना नाता तोड़ा मुगल से। मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया गया था ऐसा नायब डिप्यूटी, है ना, उस प्रोविंस का गवर्नर के नीचे, मतलब कि इनको रखा गया था। ऑल दो इनको कभी भी एक फॉर्मल सूबेदार नहीं बनाया गया था बाकियों की तरह। मुर्शिद कुली खान इतने ज्यादा होशियार थे कि उन्होंने क्या करा, क्विकली सीज कर ली सारी पावर, ठीक है, जो भी इनके ऑफिस में इनको मिली थी वो सारी अपने कब्जे में ले ली। और हैदराबाद और अवध की तरह सारा कमांड जो था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का बंगाल स्टेट का, वो भी अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद इन एन एफर्ट टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल, ही ट्रांसफर्ड all Mughal Jagirs to Odisha and ordered a major reassessment of the revenues of Bengal। अब देखो, सबने क्या किया था, मुगल कंट्रोल को अपने अपने स्टेट में कम किया था, तो वैसे ही मुर्शिद कुली खान ने भी क्या किया, मुगल इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए जितनी भी मुगल जागीरदार थे उनको ट्रांसफर कर दिया उड़ीसा में। और
बहुत बड़ा एक ऑर्डर दिया कि भाई रीअसेसमेंट करो जितना भी रेवेन्यू है बंगाल का उसको, और रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता कैश में, और इस पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी सारे जमींदार के द्वारा। इस सब का रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे जमींदार को पैसे बोरो करने पड़े बैंकर्स से, मनी लेंडर्स से, और जो भी इस पैसे को नहीं दे पा रहे थे उनको अपनी जमीन बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ी। देखिए ये जो फॉर्मेशन हो रहा है रीजनल स्टेट्स का 18th सेंचुरी में बंगाल में, तो ये देयरफॉर इसने क्या किया, एक कंसीडरेबल चेंज कर दिया जमींदारों के बीच में। एंड यहाँ से हम एक क्लोज कनेक्शन देखेंगे स्टेट और बैंकर्स के बीच में। ये सारा हमको देखने को मिलता है हैदराबाद और अवध में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये एविडेंट है कि बंगाल जो था अंडर द रूल ऑफ अली वर्दी खान, अब देखो ऐसा थोड़ी ना मुर्शिद कुली खान हमेशा बैठते रहेंगे, अब उसके बाद दूसरा भी आएंगे नवाब, अली वर्दी खान आ गए, और इनके समय में जो बैंकिंग हाउस था जगत सेठ का वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस हो जाएगा, काफी पैसे वाला तो हो जाएगा। जगत सिंह एक आदमी है, इसका अपना बैंकिंग हाउस था। तो इस प्रकार से देख रहे हैं बैंकिंग सिस्टम भी आ रहा है, टाइम है ना, स्टार्ट हो रहा है। एंड अगर हम अपना थोड़ा सा एक व्यू देखें तो हम डिटेक्ट करेंगे तो कि तीन कॉमन फीचर्स हैं तीनों स्टेट में। पहला क्या कॉमन फीचर है, देख many of the largest states were established by erstwhile Mughal nobles. They were highly suspicious of some of the administrative system that they had inherited, in particular the जागीरदारी सिस्टम। तीनों ही स्टेट में मुगल्स के द्वारा, नोबल्स के द्वारा कहीं ना कहीं शक था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लेके जो उनको मिला है, स्पेशली जागीरदारी सिस्टम को लेके। सेकंड, जो इनका मेथड था टैक्स कलेक्शन का वो अलग था, ये डिपेंड नहीं करते थे किसी भी ऑफिसर पे स्टेट के, ठीक है। ऑल थ्री रिजिम्स कॉन्ट्रैक्टेड विद रेवेन्यू फार्मर फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। पहले क्या होता था, मुगल्स ने अपने ही ऑफिसर को बिठा रखा था स्टेट के रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, पर इन्होंने रेवेन्यू फार्मर को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू को। एंड यहाँ से प्रैक्टिस आई इज्जतदारी की, और thoroughly disapproved of by Mughals spread all over India in the 18th century. Their impact on the countryside differed considerably. अब देखो इन सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा तो अंतर आएगा पूरी एरिया में। मैं वैसे बाकी तीन की स्पेशली हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, बंगाल, अवध और हैदराबाद की। थर्ड कॉमन फीचर जो था कि जो रीजनल स्टेट थे यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रहा था बैंकर्स के बीच में और व्यापारियों के बीच में। These people lent money to revenue farmers, receive land as security and collect taxes from these land through their own agents. तो यहाँ पर एक रिलेशन दिख रहा है। अब ये लोग पैसा उधार दे देते थे रेवेन्यू फार्मर्स को, और ये बदले में क्या दे देते थे, सिक्योरिटी के तौर पे अपनी जमीन को गिरवी रख लेते थे, और उस जमीन से टैक्स ले रहे होते थे, ठीक है। और इसी प्रकार से इनका काम चल रहा था। थ्रू आउट इंडिया द रिचेस्ट मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर गेनिंग अ स्टेक इन न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। और इस प्रकार से ये जो सोशल ग्रुप मर्चेंट्स और बैंकर्स का बन रहा था, ये काफी पैसे वाला हो गए, ये इनका अपना एक जगह बन गई, पोजीशन बन गई एक नए पॉलिटिक फॉर्मेशन के अंदर। और हम पॉलिटिकल फॉर्मेशंस को ही पढ़ रहे हैं 18th सेंचुरी के, जो हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिल रहे हैं। सो इसके बाद आ जाएगा द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत, जो बिल्कुल एक सेकंड टाइप है, ठीक है। जो अपने एरिया में स्पेशली राजपूत थे ये लोग, जैसे कि टॉपिक में भी लिखा है, जो अपने एरिया में स्वतंत्रता पूर्वक अपना राज कर रहे थे, लेकिन ये लोग मुगल्स के अंडर में थे कहीं ना कहीं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में मैंने आपको बंगाल, अवध और हैदराबाद के बारे में बताया था, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रोविंस हुआ करते थे पहले मुगल एम्परर के अंडर, लेकिन बाद में ये अपने अपने अलग अलग इन्होंने स्टेट बसा लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधना।